डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। और इसके बाद में क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में आपको कुल मिलाकर के 11 चैप्टर देखने को मिलते हैं। इन 11 चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे लगभग 1.5 या 2 महीने में, मध्य जून या फिर जून के बाद तक कंप्लीट हो जाएगी एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट। और इसी के साथ में हमारा सेकंड चैनल है दृढ़ संकल्प 2.0, उसी पर आज से ही हमने वहां पर ज्योग्राफी का भी स्पेशल कोर्स स्टार्ट कर दिया है। वहां पर भी ठीक इसी प्रकार से एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, वो भी 2 महीने में वहां पर भी हम कंप्लीट करेंगे। उसे शायद 2 से 3 महीना लग जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ ज्योग्राफी को अगर आप अच्छे ढंग से समझना है और हिस्ट्री को अगर अच्छे ढंग से समझना है तो ये कोर्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की, रीट की, यूपीएससी की, पीसीएस की या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हमारा ये क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का कोर्स पूरा ज्वाइन करते हैं, लगातार कंटिन्यूसली नोट्स बनाते हैं, पूरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि आपका एनसीईआरटी कंप्लीट कवर होगा। जी हाँ, एक एक टॉपिक को हम ऐसे पढ़ाएंगे कि आपके पूरे दिमाग में बैठ जाए। वैसे दिमाग में बैठाने का काम मेरा नहीं, वो आपका है, आपको समझना होगा, डेली क्लास लेनी होगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ूंगा। देखिए क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री में 11 चैप्टर मिलते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो आपका है, आज इसको हम डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। बेसिकली इस चैप्टर में आपको ये जानने को मिलेगा कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। यानी कि अगर आप क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री में देखोगे तो इसमें आपको प्राचीन भारत का इतिहास देखने को मिलता है। तो प्राचीन भारत के विषय में हम क्या क्या जान सकते हैं, इस चीज को पढ़ेंगे। लोग कहां रहा करते थे, इस चीज को पढ़ेंगे। और इसके बाद में देश का नाम हमारे कैसे पड़ा, ठीक है, देश का नाम हमारे देश का नाम कैसे पड़ा और अतीत के बारे में जो भी हम जानते हैं वो कैसे जानते हैं, इनके बारे में हमको कैसे पता चला, कब्रों से हमको कैसे जानकारियां मिली, ठीक है, अभिलेखों से हमको कैसे जानकारियां मिली। तो इस चीज के विषय में आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, इसमें हम पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत में जो लोग रहते थे वो अपने भोजन का उत्पादन कैसे करते थे, वो आखेट संग्रह कैसे किया करते थे। इसके बाद में चैप्टर नंबर 3 में आरंभिक नगरों के विषय में पढ़ेंगे, जैसे कि आपका हड़प्पा सभ्यता हो गई, इनके बारे में। फिर ऐसे करके 11 चैप्टर पूरे दिए गए और 11 चैप्टरों में प्राचीन भारत का इतिहास आपको देखने को मिलता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। अगर आपको इसके नोट्स परचेज नहीं करने हैं तो जो जो पॉइंट यहां पर दिए गए आप इन सभी पॉइंटों को नोट करते चलिएगा, एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा। यहां पर कैसे प्रश्न बनेगा ये भी चीज हम साथ में ही आपको बताते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, और ज्योग्राफी की क्लास जो हमारे चैनल पर चल रही है वो चलती रहेंगी। और हमारे दूसरे चैनल दृढ़ संकल्प 2.0 पर ज्योग्राफी की एक और नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखो भाई, अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपको जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है वो क्या है, कैसा है, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न दिया गया है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी क्षेत्र में जा रहे हैं, यानी कि आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं या फिर आप किसी व्यक्ति के साथ में काम करने जा रहे हैं, तो आपको उस व्यक्ति के या फिर उस कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होना आवश्यक होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको प्राचीन भारत को समझना है तो आपको प्राचीन की भारत के विषय में हम क्या क्या जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज को पता लगाना आवश्यक होगा। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करते हैं कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मिलता है कि अतीत के बारे में हम लोगों की दिनचर्या को जान सकते हैं कि लोग किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को, लोगों की दिनचर्या कैसी थी, लोग किस प्रकार से रहते थे, यानी कि जैसे कि लोग क्या खाया करते थे, ठीक है, क्या खाते थे, कहां पर रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, ये चीजें हम जान सकते हैं। यानी कि लोगों की दिनचर्या को हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि हम आखेटक को शिकारी कहा जाता है। आजकल आप लोग देखते हैं कि शिकार काफी ज्यादा होने लगे हैं, ठीक है। तो जो शिकारी लोग होते हैं, हम शिकारियों के विषय में जान सकते हैं। शासकों के बारे में जानकारियां पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन शासक पहले रहा करते थे। पशुपालकों, कृषकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, वैज्ञानिक, संगीतकारों और कलाकारों के जीवन के विषय में भी हम भारी यानी कि बहुत अधिक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इनके विषय में हमने बहुत
बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की भी हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे थे कि यहाँ पर प्रश्न बनता है, यहाँ पर प्रश्न बनता है, यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि भाई हम अतीत के बारे में निम्नलिखित में से क्या जान सकते हैं, और आपके सामने 4 ऑप्शन रख देगा। ऑप्शन ए कर देगा क्या खाते थे, ऑप्शन बी रख देगा कि किस प्रकार के घरों में रहते थे, ऑप्शन सी रख देगा कि जन्म और मृत्यु दर कितनी थी, और ऑप्शन डी रख देगा कि किस प्रकार के गीत गाए जाते थे। देखो, हम अतीत के बारे में सब कुछ जान सकते हैं कि भाई क्या खाते थे, लोग कहाँ रहते थे, ठीक है, उनकी दिनचर्या क्या थी, शिल्पकार, शासक, पशुपालक, सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान सकते हैं कि पहले जन्म दर और मृत्यु दर कितनी थी। ठीक है, तो हम इतनी चीजों के, इन सभी लोगों के विषय में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, हम ये भी जान सकते हैं कि लोग कौन से नाटक देखा करते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, बच्चे कौन से खिलौने खेला करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाए जा सकते थे, गीत गाए जाते थे, ये सब हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, और अतीत के बारे में अभी तक हम काफी जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं, और आगे भी हमारे यहाँ के जो पुरातत्वविद हैं वो अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने में लगे हुए हैं, और आगे भी हमको बहुत अधिक जानकारियां प्राप्त होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न ऐसे ही बन सकता है, आपको सामने 4 ऑप्शन देगा कि अतीत के बारे में निम्नलिखित में से क्या जान सकते हैं या फिर क्या नहीं जान सकते, और आपको उसका उत्तर देना होगा। तो इतनी चीजें हैं लोगों की दिनचर्या के बारे में, और ये जो लोग दिए गए इनके बारे में हम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में नाटक कैसे देखा करते थे, कहानियां कौन सुना करते थे, बच्चे कौन से खिलौना खेला करते थे, गीत क्या क्या गाए जा सकते थे, इतनी चीजों के विषय में हम अतीत के बारे में जान सकते हैं, यानी कि प्राचीन भारत के विषय में जान सकते हैं। अब अगला पॉइंट मिलता है, लोग रहते कहां थे। देखो भाई, प्राचीन भारत है, ठीक है, और प्राचीन भारत में ऐसे सुंदर सुंदर महल तो होते नहीं थे। ठीक है, प्राचीन भारत का अर्थ हुआ जाकर प्राचीन भारत के इतिहास या फिर प्राचीन इतिहास का अर्थ ये हुआ जाकर के कि किसी भी प्रकार का विकास नहीं है। ठीक है, किसी आधुनिकता नहीं है उस टाइम। ठीक है, तो जब आधुनिकता नहीं है, मॉल नहीं है, होटल नहीं है, तो लोग रहा कहां करते थे। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट मिलता है कि कई लाख वर्ष पूर्व, यानी कि आज से बहुत समय पहले क्या था, नदियों, तालाबों इत्यादि के पास में लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ इन लोगों को शिकार करने के लिए जानवर और प्राकृतिक चीजें जैसे कि फल, सब्जी, जड़ इत्यादि प्राप्त हो जाती थी। अब आप कहोगे कि भाई जो लोग थे उन्होंने नदियों और तालाबों के पास में ही रहना क्यों आरंभ किया। अब आप भाई कहां पर रहना चाहोगे, आप एक ऐसी जगह जो कि बंजर इलाका है वहां रहना पसंद करोगे, या फिर ऐसी जगह पर रहना पसंद करोगे जहां पर आपको रोजगार मिल जाए, खाने पीने की सामान मिल जाए, आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा स्कूल मिल जाए, कॉलेज मिल जाए, जहां पर आपको रोजगार मिले, हर तरह की सुख सुविधा हो, आप वहीं पर रहना तो पसंद करोगे। अब जो प्रारंभिक लोग थे, ठीक है, जो प्रारंभिक मानव थे, फिर कहेगी जो प्राचीन भारत के लोग थे कई लाख वर्ष पूर्व, ये लोग नदियों तालाबों के पास रहा करते थे। इसका प्रमुख रीजन ये था कि नदियों और तालाबों के पास में पानी पीने के लिए जानवर आते थे, तो उनका ये शिकार कर लेते थे। अब चूंकि नदी और तालाबों के पास में पानी होता था, तो वहां पर प्राकृतिक चीजें जैसे कि फल, सब्जी, जड़ इत्यादि चीजें वहां पर उगाती थी, तो उनको खा करके अपने जीवन का वहन कर सकते थे। तो इस वजह से लोग नदी और तालाबों के पास में रहते थे। अगला पॉइंट मिलता है, इन लोगों में कुछ कुशल संग्राहक भी थे, जो कि आसपास के विशाल संपदा से परिचित थे और अपने समुदाय के लोगों के लिए भोजन का संग्रह किया करते थे। अब देखो, संग्राहक, तो इसका तो अर्थ आपको पता होगा। संग्राहक अर्थ हुआ कि जिस किसी चीज का संग्रह करने वाला, यानी कि जमा करने वाला, रखने वाला। ठीक है, तो जो ये लोग रहा करते थे, इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि कुशल संग्राहक थे, जो आसपास की जो भी विकसित संपदा हो या फिर विशाल संपदा हुआ करती थी, उनसे कुछ चीजें लाते थे और अपने लोगों के लिए भोजन का संग्रह किया करते थे। और आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व, कितने हजार वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व, नोट कर लीजिएगा, यहां पर प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और यहां पर प्रश्न बन सकता है कि कुशल संग्राहक किसे कहते हैं। ठीक है, यहां पर प्रश्न बन सकता है कि कुशल संग्राहक किसे कहते हैं। यहां पर प्रश्न बन सकता है इस पॉइंट में कि आज से कई लाख वर्ष पूर्व लोग कहां पर रहा करते थे, या फिर कहें कि किस स्थान पर रहा करते थे, तो ये नदी और तालाबों के पास में रहते थे। ठीक है, और कुशल संग्राहक किसे कहते हैं, ये भी पॉइंट है। इसके बाद में अगला पॉइंट मिलता है, आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना
सुलेमान और किरथा की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में उपजाना आरंभ किया था। देखो यहां पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना और नोट कर लेना। कहां पर? सुलेमान और किरथर, यानी कि ये वाला इलाका जो है, जो आज आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है, हमारे भारत का, ठीक है। ये पहले जब अखंड भारत था तो ये सब भारत में ही जुड़ा था, ये सब पूरा भारत में जुड़ा था, ठीक है। तो ये किरथर और सुलेमान जो कि हमारे भारत का हिस्सा था, यहां पर सबसे पहले आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ की खेती करना आरंभ किया गया था, यानी कि यहां पर इन चीजों को उपजाना शुरू किया गया था। और उन्होंने गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता जैसे जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू किया था। और ये लोग गांव में रहते थे, याद रखना, यहां पर गांव बसाए गए थे और गांव में इन लोगों ने रहना आरंभ किया था, ठीक है। अब यहां पर प्रश्न ऐसे बनेगा कि आज से कितने वर्ष पूर्व सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं व जौ जैसी फसलों को सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में उपजाना आरंभ किया था? उत्तर देंगे 8000 वर्ष पूर्व। या फिर आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व मनुष्य ने सर्वप्रथम गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना कहां पर आरंभ किया था? तो आप कहेंगे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के क्षेत्रों में, ठीक है। तो प्रश्न कई तरह से बनता है, समझते चलिए, याद करते चलिए। देखिए ये आपका सुलेमान और किरथर का इलाका, ये पहाड़ी वाला इलाका है, यहीं पर उपजाना आरंभ किया गया था। अगला पॉइंट मिलता है, गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, जो कि आज बलूचिस्तान में, यहां से प्राप्त होती है। अब आप कहो कि मेहरगढ़ कहां पर है, ठीक है, तो ये बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़, ठीक है। तो बलूचिस्तान जो कि आज मतलब बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, ठीक है। तो यहां से गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल जो है, ठीक है, जिसको आज हम लोग खाते हैं, कई प्रकार के चावल आते हैं अब तो, मतलब चावल की कई सारी वैरायटियां आ गई हैं। आपको 10 रुपए से लेकर के 100, 150, 200 रुपए तक के चावल मिल जाएंगे, ठीक है, कई सारी वैरायटियां। लेकिन पहले, सबसे पहले जो चावल उपजाया गया था, ठीक है, चावल उपजाने की जो प्राचीनतम साक्ष्य, नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने की जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, ये संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए थे। कहां पर? संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए। ये साक्ष्य आज से लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। यानी आज से लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व लहुरा देव में, कहां पर? लहुरा देव में इसको उपजाना आरंभ किया गया था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना। अब यहां पर भी प्रश्न बनेगा, ठीक है। प्रश्न कैसे बनेगा, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। यहां पर प्रश्न बनेगा कि नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से पाए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन आपको 4 दे देगा, लहुरा देव में, मेहरगढ़ में, हड़प्पा में, या फिर मगध में। आपको उत्तर देना होगा लहुरा देव में, जो कि संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर के लहुरा देव में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर लहुरा देव कहां पर है। देखिए हम ज्यादा वो ढूंढा खकोरी नहीं करेंगे क्योंकि टाइम अधिक लगेगा, ठीक है, शायद इसमें मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बाद में ढूंढ लेना, ठीक है। और इसके बाद अगला पॉइंट मिलता है, गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। देखो कृषि का विकास कई सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे होने लगा था, लेकिन प्राचीन भारत में अगर आप देखोगे तो गारो और मध्य भारत की जो विंध्य पहाड़ी है, ठीक है, कहां? गारो खासी वाली इलाका, और जो विंध्य भारत की, देखिए गारो पहाड़ी ये वाला इलाका हो गया, ठीक है, और विंध्य वाला आपका ये पहाड़ी हो गई। यहां पर इन दो एरियाज में क्या हुआ था, प्राचीन भारत में क्या है कि खेती करने की, कृषि का विकास करने के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। और इसके बाद में लगभग आज से 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ, ठीक है। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता जो थी उसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाना गया। अब देखो सिंधु नदी के किनारे विकसित सभ्यता जो थी, जो सिंधु नदी के किनारे जो विकसित आरंभिक नगर थे, उनको क्या नाम दिया गया? सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न यहां पर पूछा जाए कि सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का जो विकास हुआ था, इन नगरों को क्या नाम दिया गया, या फिर इन विकसित सभ्यता को क्या नाम दिया गया, तो आप उत्तर करेंगे कि सिंधु सभ्यता। आपसे अगर प्रश्न यहां पर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का विकास आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ था। कितने वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यता पहले विकसित हुई थी। देखो अगर आप हड़प्पा का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, और अभी भी यहीं भी आपको पता चल रहा है कि जो आपकी सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था आज से 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है। और इसके बाद में गंगा नदी के किनारे जो सहायक, गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो
नगरों का विकास हुआ वो आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो आप इससे डायरेक्ट ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपकी सिंधु सभ्यता है वो ज्यादा पुरानी सभ्यता है, वहां पर नगरों का विकास पहले हुआ था। ठीक, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि आज आप बिहार जिस नाम से जानते हैं, जो बिहार है, बिहार को पहले मगध नाम से जाना जाता। ठीक है, तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है इसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और इन शासकों ने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। और मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है ये आज से कई वर्ष पूर्व, यानी कि आप कह सकते हैं कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले 6ठी शताब्दी में इनका यहाँ पर क्या हुआ था कि इसका विकास हुआ था। ठीक है, इसमें मतलब ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में इसका बहुत ही अधिक मतलब उत्कर्ष हुआ था, ये अपने चरम पर था, मतलब यहाँ पर बहुत ही विकास हुआ था। आज अगर आप बिहार में जाकर के देखोगे तो मतलब इतना अधिक गरीबी वहां पर देखने को मिल रही है कि वहां की जो गरीब समुदाय के लोग हैं वो अलग अलग स्टेट में जाकर के मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले अगर आप देखोगे, ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में तो जो बिहार है ये इसे पहले मगध नाम से जाना जाता था और मगध में यहाँ पर बहुत अधिक विकास था, बहुत अधिक संपन्नता थी। ठीक है, ये साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। ठीक है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है इनका नाम है बिंबिसार, याद कर लीजिएगा बिंबिसार। ठीक है, बिंदुसार जो थे इन्होंने इस पर अपना मतलब क्या है अपना कब्जा किया था, मतलब बिंदुसार जो था वो इस पर राज किया था। बिंदुसार ने कब्जा तो नहीं किया था, कब्जा किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। ठीक है, और बिंबिसार ने तो मगध की स्थापना की थी, वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, और बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक मगध पर राज्य किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट मिलता है हमारा देश भारत। हमारे देश जो भारत है इसका नाम इंडिया कैसे पड़ा, इसको समझिएगा। आज हम अपने देश को इंडिया या फिर भारत इन दोनों नाम से बुलाते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंडिया शब्द है इस शब्द की उत्पत्ति हुई है इंडस शब्द से। किससे हुई है? इंडस शब्द से हुई है। अब जो इंडस शब्द है इससे इंडस शब्द से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था, यानी कि सिंधु का हिंदी में अर्थ हुआ इंडस। ठीक है, एक मिनट, इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है इंडस से। ठीक है, और इंडस शब्द से हुई है, और इंडस शब्द से हुई है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, यानी कि इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो हमारे भारत देश का नाम सिंधु है। ठीक है, इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली अगर आप कहोगे तो इंडिया हो गया, क्योंकि देखिए इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है इंडस से। और ठीक है, और इंडस शब्द जो है इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, और आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले कुछ ईरानी थे और कुछ यूनानी थे। कौन? ईरानियों और यूनानियों ने क्या कहता, सिंधु को हिंदोस कहा था या फिर इंदोस। ठीक है, हिंदोस अथवा इंदोस इन दोनों नाम से बुलाया था। और इस नदी के जो सिंधु नदी थी, इस नदी के पूर्व में रहने वाले लोग जो थे, यानी कि हमारा भारत देश कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका पूर्व वाला इलाका, ये आपकी यहाँ पर सिंधु नदी बहती। ठीक है, तो सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले यानी कि जो इधर तरफ लोग रहते थे, इन लोगों को पूर्व में स्थित प्रदेश को, ठीक है, इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा था। क्या कहा गया? इंडिया कहा गया था। ठीक है, तो याद कर लो हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। हमारे देश का नाम आज इंडिया है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है इंडस से, और इंडस शब्द जो कि इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से कुछ कौन, ईरानी और यूनानी, ठीक है, उत्तर पश्चिम यानी कि इधर और इधर से, ठीक है, एक मिनट, उत्तर वाला इलाका ये, पश्चिम वाला इलाका ये। ठीक है, हमारा भारत देश ऐसा हो गया। तो यहां से आने वाले लोगों ने, ये आपकी सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के इधर में रहने वाले लोगों को क्या नाम दिया? इंडिया कहा। ठीक है, हिंदोस अथवा इंदोस शब्द मतलब, और इस एक मिनट, इधर वाले रहने वाले लोगों के लिए इंडिया से ये जो भूमि प्रदेश था, यानी कि जो जगह थी लोगों के लिए, जो जगह थी, इस प्रदेश के लिए इंडिया शब्द का इंडिया शब्द का उपयोग किया था। ठीक है, और सिंधु नदी को हिंदोस और इंदोस नाम से बुलाया था इन लोगों ने। ठीक है, तो अब यहाँ पर आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। ठीक है, तो ये जो ईरानी और यूनानी लोग थे, इन्होंने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले जो व्यक्ति थे, पूर्व में जो प्रदेश था, जो जगह थी, इसको इंडिया कहा था। ठीक है,
अगला पॉइंट मिलता है भारत। देखो भरत, ठीक है, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भरत नाम का प्रयोग, ठीक है, जिससे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। तो भरत जो नाम है, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में यानी कि सिंधु नदी के साइड यानी कि यहां पर, ठीक है। ये हम एक मैप में चलते हैं। देखो मैप में क्लियरली समझिएगा, ये आपका उत्तर वाला इलाका हो गया, ये आपका पूर्व वाला इलाका है, ठीक है, ये आपका पश्चिम वाला इलाका और ये आपका दक्षिण वाला इलाका, ठीक है। तो कहा जा रहा है जो भरत नाम है, भरत नाम का उपयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए यानी कि यहां पर, ठीक है, उत्तर पश्चिम में, आगे बढ़ते हैं, उत्तर पश्चिम से में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था कि भाई ये समूह भरत का है, ठीक है, ये भरत समूह है, ठीक है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति जिसका नाम है ऋग्वेद, और ऋग्वेद की रचना आज से 3500 वर्ष पूर्व की गई थी, ठीक है। जो ये कालखंड दिया जा रहा है कि इसकी रचना 3500 वर्ष पूर्व की गई थी। सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यताएं का विकास हुआ था वो आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। गंगा नदी के किनारे जो सभ्यताओं का विकास हुआ था वो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इन पॉइंटों को नोट करते चलना इंपॉर्टेंट है, ये डेट है, ठीक है। बाद में इसका प्रयोग हमारे देश के लिए होने लगा। भरत नाम का प्रयोग जो पहले होता था ये उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए पहले किया जाता, ठीक है। और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की एक आरंभिक कृति है जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद ही सबसे पहला पुराना वेद है, ठीक है। इसी वेद के बाद में सभी वेदों की रचना की गई थी, तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके बाद में जो भरत नाम है इसको आगे बढ़ा करके भारत का प्रयोग पूरे देश के लिए किया जाने लगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट मिलता है अतीत के बारे में हम कैसे जाने। देखो हम ये तो पढ़ चुके हैं कि भाई अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। इसके बाद हमने ये भी जान लिया कि लोग कहाँ रहते थे। इसके बाद हमने ये भी जान लिया कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। अब अगला पॉइंट मिलता है कि अतीत के बारे में हम जानकारी कैसे प्राप्त करें। तो अतीत के बारे में हम जानकारियां कई स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला स्रोत मिलता है आपको पांडुलिपि और दूसरा स्रोत मिलता है अभिलेख। अब आप कहें कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो पांडुलिपि जो होती है अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें होती हैं, ठीक है। हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहलाती हैं, ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी में अगर आप पांडुलिपि को अंग्रेजी में सर्च करेंगे तो अंग्रेजी में से कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। जो लैटिन भाषा के शब्द जिसका नाम है मेनू, ठीक है। मेनू इसका मेनू से निकलता है और मेनू का अर्थ होता है हाथ, ठीक है। इसका अर्थ हुआ, और स्क्रिप्ट यानी कि लिखना, तो इसका अर्थ हो जाएगा हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। मेनू इसका अर्थ हो गया हाथ, ठीक है। और अगर स्क्रिप्ट को इसमें जोड़ दोगे, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना, लिखा हुआ, तो इसका अर्थ हुआ जाकर के हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। यानी कि हाथ से लिखी हुई पुस्तकें जिसको पांडुलिपि कहा जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। ये पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब आप कहोगे कि भाई कुछ समझ में नहीं आया, क्या हुआ। तो जो पांडुलिपियां हैं पहले ताड़ के पेड़ हुआ करते थे, आज भी होते हैं ताड़ के पेड़, या फिर बुर्ज के, ठीक है। बुर्ज के हिमालयी क्षेत्र में बुर्ज नामक एक पेड़ था, तो जो पेड़ हुआ करते थे पेड़ की छाल जो होती थी, ठीक है, यानी कि ऊपर की एक परत निकाल ली जाती थी पूरे पेज टाइप में, ठीक है। और ये लकड़ी की होती थी, इसी पर लिखा जाता था, ठीक है। इसे भोजपत्र कहा जाता है, ठीक है। भोजपत्र तैयार किया जाता और भोजपत्र पर लिखने के बाद में इसे पांडुलिपि नाम दिया जाता। ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों, बिहार किसे कहते हैं ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। बिहार मतलब मंदिर टाइप के ही होते हैं। मंदिरों और बिहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई हैं, जिनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल है। देखो प्राकृत भाषा जो है, यहाँ पर देखिए संस्कृत तो आप लोग समझ गए कि एक भाषा हो गई, तमिल भी आप समझ गए कि ये भी एक भाषा हो गई। प्राकृत क्या है, ठीक है। तो प्राकृत उस टाइम की वो भाषा है जो आम समाज में बोली जाती थी। प्राकृत भाषा वो हो गई जैसे कि आज आप देखोगे तो हमारे और आपके क्षेत्र में एक भाषा बोली जाती है, ठीक है। ये भाषा इस टाइम यहाँ की प्राकृत भाषा है, ठीक है। कौन सी भाषा है, प्राकृत भाषा है, ठीक है। तो प्राकृत भाषा उसी को कहते हैं, प्राकृत भाषा जो उस टाइम वहां पर बोली जाती है, ठीक है। तो प्राकृत भाषा तमिल और संस्कृत में हमको पांडुलिपियां लिखी हुई देखने को मिलती हैं अधिकतर, ठीक है। ये एक पांडुलिपि आपके सामने पेश की गई, आप इसको देख सकते हैं, ये पांडुलिपि है। आप कोशिश कीजिएगा कि इस पांडुलिपि में क्या लिखा है इसको पढ़ने की, और पढ़ने के बाद में इसका अगर आपको अर्थ पता चले तो जो व्यक्ति इसका पूरा अर्थ नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा उसे हम सबसे महान समझेंगे।
और वैसे बता भी दोगे तो हम कौन सा जान पाएंगे, क्योंकि हमें तो इसका अर्थ पता नहीं है। इतना पता है देखो बा बना है, ये पता नहीं भाई क्या लिखा, मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करो। ये माँ बनाए थे, कोई ये या है, माँ है, ना है, सा है, ग्रा है। ठीक है, ता पा तम नी वा या सा। देखिए इसको पढ़ने की कोशिश अगर की जाए तो पढ़ तो सकते हैं, बट थोड़ा सा कठिन होगा इसको पढ़ना। अब हम बात कर लेते हैं अभिलेख की। देखो आपको ये तो पता चल गया कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, अब अभिलेख किसे कहते हैं ये भी समझिएगा। देखो अतीत के बारे में हम अभिलेखों से भी काफी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि 2250 वर्ष पूर्व वर्ष पुराना अभिलेख हमको अफगानिस्तान के कंधार से पुरातत्वविदों को प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्राप्त हुआ है कहां से? अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कितने वर्ष पुराना? 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख है। ठीक है, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्णित किए जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा जब आप मंदिर जाते हैं या फिर जब भी कोई नेता रोड बनवाता है तो रोड के साइड में या मंदिर के साइड में पत्थर पर कुछ चीजें लिखवा दी जाती हैं। ठीक है, और वहां पर लगा दी जाती है, सील लगा दी जाती है। आपने कई बार देखा होगा, तो उसे कहा जाता है अभिलेख। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्णित किया जाता है, यानी कि उस पर लिखा जाता था, उकेरा जाता था, जिसे अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। अशोक का कंधार अभिलेख की इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामाइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया था। यानी कि अगर आपसे प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न यहाँ पर कई सारे बन सकते हैं। इसका क्वेश्चंस वाला वीडियो एक है जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाकर के पूरे प्लेलिस्ट की लिंक दे दी, आप जाकर के उस प्लेलिस्ट में देखिएगा। और 4 चैप्टर तक के वीडियो आ चुके हैं, चैप्टर 1 2 3 4, एंड जैसे हम चैप्टर 5 को पढ़ाएंगे तो चैप्टर 5 से भी आपको क्वेश्चंस वाले वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। डेली शाम को लाइव टेस्ट रहेगा और मॉर्निंग में डेली 2 चैप्टर कम से कम हम समरी के भी निपटाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि अशोक का कंधार अभिलेख के किस भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इसमें किस भाषा में लिखा गया था? तो उसी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामाइक, इन दोनों लिपियों में इस अशोक के कंधार अभिलेख को लिखा गया था, जो कि आज आपको प्राप्त हुआ अफगानिस्तान के कंधार से, और ये आज से लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है। यहां पर एक और बात आपको याद रखना होगा कि अशोक एक ऐसा पहला शासक था, ठीक है, जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपनी बात को पहुंचाया। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले लोगों को पुरातत्वविद कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न ये भी बन सकता है कि अतीत के बारे में, ठीक है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ठीक है, व्यक्ति क्या कहलाता है? यहाँ पर ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो देखो अतीत के बारे में जो जानकारी हमको मिलती हैं, ठीक, अतीत के बारे में प्रयोग की गई या फिर अतीत में बनाई गई जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, उनका अध्ययन करने वाले व्यक्ति को, उनके अध्ययन करने वाले या फिर उनको खोजने वाले व्यक्तियों को पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है, पुरातत्वविद जो होते हैं पत्थर और ईंट से बनी इमारतें, जो पुरानी होती हैं, इमारतों के अवशेषों, चित्रों, ठीक है, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, और वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों की मतलब खोज करने के लिए, इनकी जानकारियां प्राप्त करने के लिए खुदाई भी की जाती है, छानबीन भी की जाती है, तो ये सब होता रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है तिथियों का मतलब। अब देखो तिथियों का मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल इसके बारे में सभी को पता है। वैसे आप किस एग्जाम की तैयारी करें एक बार डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मिलता है, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है।